अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज फरख हबीब साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो चंद हफ्ते गायब भी रहे। बहरहाल वो पर्दा स्क्रीन पर आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया और जहांगीर तरीन साहब की नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया। उनके साथ ओन चौधरी बैठे थे और दूसरी तरफ एक लंगड़ेयाल साहब बैठे थे, जो कि इस्तेहकाम पार्टी की टॉप लीडरशिप में आते हैं। बहरहाल, इससे पहले कि मैं मज़ीद सियासत पे बात करूं, पहले जानते हैं कि फ़रख हबीब साहब ये शख्स है कौन। इनका तल्लुक फैसलाबाद से है। 1980 की इनकी पैदाइश है और इन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ एज अ स्टूडेंट 2007 में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से किया। वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर होने के साथ साथ तरक्की करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी बन गए। 2018 के इलेक्शन में उनकी भी लॉटरी निकल आई और वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से एमएनए बन गए। 2018 में अपने 10 साल सियासी कैरियर में इन्होंने इतनी जल्दी तरक्की की मनाजिल तय की कि एमएनए बनने के फ़ौरन बाद वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बने, फिर फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर रेलवेज बने और प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई वेस्ट पंजाब रहे। फरख हबीब साहब को इनकी हुकूमत जाने के बाद एफआईए ने करप्शन, फ्रॉड, एम्बेजलमेंट और मिसयूज ऑफ पावर के केसेस पर चार्ज किया हुआ है, जिस पर केस अदालत में चल रहा है। और अगर ये उन केसेस में कन्विक्ट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि 10 साल की सज़ा और नाअहली भी उसकी सज़ा मिलेगी उनको। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ACE ने उन पर 3 चीज़ों पर केसेस डाले हुए हैं, जिनमें पंजाब रेलवे हाईवे डिपार्टमेंट ने उन पर करप्शन का केस है। उसके बाद उन्होंने रेलवे की ज़मीन पर मुबैना तौर पर, ये 2 सारे केसेस मुबैना तौर पर हैं उन पर कि उन्होंने रेलवे की ज़मीन पर एक पेट्रोल पंप भी लगाया हुआ है। बहरहाल कियास ये किया जाता है कि ये केसेस पीडीएम की हुकूमत ने उन पर दबाव डालने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस ये हैं और मकसद दबाव डालना है या ब्लैकमेल करना है, ये तो खैर वक्त बताएगा या अदालतें बताएंगी। बहरहाल, ये साहब कई हफ्ते गायब रहे और सुनने में ये आ रहा था कि इनको ग्वादर से गिरफ्तार किया गया। शाहीन सबाई साहब, जो कि अपने आप को एक सहाफ़ी कहते हैं, बड़े पुराने मंझे हुए सहाफ़ी अपने आप को वो कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह झूठ बोलने की और गलत ख़बरें फैलाने की वो एक बहुत बड़ी मशीन है आजकल। उन्होंने इमरान रियाज साहब के बारे में भी एक ट्वीट की कि जनाब वो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा किसी से, उन्हें अपने वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा। और उस ट्वीट के जवाब में एक साहब ने बड़ी तफसील से कहा कि भाईजान वो सबसे मिल रहे हैं, वो तकरीबन 100-150 बंदे से रोज़ाना मिलते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो न्यूयॉर्क से तशरीफ़ लाइए, आपकी मुलाकात करवा देते हैं। इसी तरह शाहीन सबाई साहब ने कल ये ख़बर ब्रेक की कि फरख हबीब साहब पर इतना तशद्दुद किया गया कि उनकी मौत वाक़या हो गई है। मेरा ख्याल है शाहीन सबाई साहब को अपनी उम्र का भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। झूठ तो खैर किसी उम्र में भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आप उम्र के मतलब आप लास्ट इनिंग खेल रहे हों, उस वक़्त आप चंद पैसों के लिए, चंद लाइक्स के लिए, लाइम लाइट में आने के लिए
आप इस किस्म की झूठी खबरें फैलाते हैं, इसका जवाब आपको दुनिया में तो देना ही देना है, आखिरत में अल्लाह ताला को आप क्या जवाब देंगे, मेरी खैर समझ से बाहर है। फरख हबीब साहब ने आज बहुत सारी बातें की, काफ़ी लंबा चौड़ा उनका इंटरव्यू था, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, जैसे वो हमेशा होते हैं। लग नहीं रहा था कि उन पर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया है या इवन तशद्दुद किया भी गया है। जो उन्होंने बातें की कोई नई बात मेरे लिए नहीं थी उसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने उन तमाम एलिगेशंस जो कि इमरान खान साहब पर पहले लग चुकी हैं, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने पर, वो उन सब को इंडोर्स किया। और उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने एक थॉट प्रोसेस में से 3-4 हफ्ते गुजरने के बाद ये फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने आए थे सियासत में, ना कि ये बंदूक और गोली की सियासत करने आए थे। काफ़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते चलते हैं अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, पीटीआई के लीडर फरख हबीब जो काफ़ी अरसे से गायब थे, कुछ लोगों का ख्याल था अरेस्ट हो गए हैं, आज उनकी स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने पीटीआई से अलहदगी का ऐलान किया है। लोग सोशल मीडिया पे उनकी दोनों स्टेटमेंट्स, एक जब वो गिरफ्तारी से पहले बड़े अज़म के साथ कह रहे थे वो पीटीआई कभी नहीं छोड़ेंगे और एक आज की स्टेटमेंट जिसमें वो पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ कह रहे थे कि उनको मिसलीड, यानी उन्होंने पार्टी के वर्कर्स को ये करवाया वो करवाया, उनके खिलाफ बोल रहे थे। तो बहरहाल ये वीडियो जो है ये भी आज सामने आई, उनका बयान सामने आया। पीटीआई के बड़े कम लोग रह गए जो बड़े प्रोमिनेंट फिगर थे और फिर उनके साथ रहे। पहले भी 2 पार्टियां बन चुकी हैं पीटीआई से निकल के लीडरान की, तो या पार्टियों के लोग उनमें शामिल हो चुके हैं अलीम खान और परवेज़ खटक वाली। तो ये सिचुएशन पीटीआई के इलेक्शन के लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। अभी भी 4-5 महीने बाकी हैं। अभी भी जो लोग, अगर कोई पीटीआई के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है, इवन पीटीआई के लोग जलसा करने की, इवन कल परसों इस्लामाबाद में जो इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा था पीटीआई के लोगों का, इस्लामाबाद में भी और बाकी जगहों पे भी, उन लोगों को भी उठा लिया गया, उनको भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके मुकाबले में पंजाब पुलिस की मौजूदगी में और पंजाब पुलिस के साथ मियाँ साहब का जो 21 अक्टूबर वाला जलसा है उसकी तैयारियां देखने जो है वो पहुंची हुई थी इंतजामिया समेत वर्कर उनके। तो ये सिचुएशन है, एक साइड पे पीटीआई बिल्कुल अकेली है, दूसरी साइड पे नून लीग जो है उसको हर किस्म की सपोर्ट हासिल है। तो देखते हैं कि ये सिचुएशन क्या रिजल्ट लेके आती है, क्योंकि असल फैसला तो वोटों ने करना है और वोटों की अक्सरियत अभी भी खान साहब के हक में है। तो क्या रिजल्ट लाता है, किस तरीके से चीज़ें चेंज हो पाएंगी, ये फिर इलेक्शन से अगला दिन ही डिटरमिन करेगा। जी राना साहब। अहमद, बताइएगा कि ये इमरान खान साहब ने साइफर केस में कुछ दरखास्तें दे रखी थी, उन दरखास्तों का क्या बना, और ये पेट्रोलियम में की जो प्राइसेस में कमी आई ये क्यों आई, इसकी क्या वजह बनी, और क्या इसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी इंटरिम गवर्नमेंट या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जी अहमद। जी राना साहब, साइफर केस में खान साहब की प्ली जो थी वो नहीं मानी गई, रिजेक्ट कर दी गई कि ट्रायल कोर्ट का फैसले को चैलेंज किया था उन्होंने। अब सिचुएशन ये है कि जो सज़ाएं बताई जा रही हैं उसमें ताहयात उम्र कैद की सज़ा भी शामिल है और भी इस तरह की दूसरी सज़ाएं शामिल हैं जो साइफर केस में जिनका हवाला दिया जा रहा है, जो खान साहब के ऊपर लागू हो सकती हैं। बाकी लोग बयान शान दे के इस केस से हट गए हैं। शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और परवेज़ लाई, 3 बंदे बचे हैं जो पार्टी को इस वक्त लीड कर रहे हैं और हर केस में, हर दूसरे केस भी जो है उन्हीं के ऊपर होता है और वही चल रहे हैं। अब ये देखते हैं कि सिचुएशन उनके हक में या उनके अलावा कैसे चल पाती है। खान साहब मुश्किल में है, पीटीआई मुश्किल में है, फिर भी अवामी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। एक आखिरी चीज़ हुई है
कल जो पेट्रोलियम प्राइस में पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये राना साहब कमी की गई पाकिस्तान में, वो जो डॉलर की वैल्यू वापस आई और उस चीज़ के असरात इंटरिम गवर्नमेंट में जो है नून लीग तो नहीं कर सकी। वो चीज़ जो है वो किसी हद तक इंटरिम गवर्नमेंट के थोड़ा सा हक में जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट से मतलब ये भी कह लें कि किसी हद तक नून लीग भी इसका फ़ायदा ले सकती है। नून लीग वाज़े तौर पे तो नहीं कह सकती, लेकिन चूँकि लोग ये समझ रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट की हमदर्दियाँ नून लीग के साथ हैं, तो शायद इस हवाले से कुछ थोड़ा बहुत नून लीग को इसका फ़ायदा हो अगर कीमतों में कमी आ जाती है। आज सारा दिन लोग ये बहस करते रहे कि पेट्रोल की कीमत तो कम हुई है, क्या किराए कम हुए हैं, क्या बाकी चीज़ें सस्ती हुई हैं। 40 रुपये काफ़ी बड़ा फ़र्क है। अगर इसी तरीके से एक और दफ़ा प्राइस कम हो जाती है तो 40 जमा 40 या 40 जमा 30 तो 60-70 रुपये का अच्छा खासा डेंट पड़ सकता है पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर, जिसका फ़ायदा आवाम को होगा और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा नून लीग भी लेगी। नून लीग भी ले सकती है, मैं ये नहीं कह रहा लेगी, ले सकती है। और इसका एक किस्म का हल्का सा डैमेज जो है, क्योंकि जब पार्टी वर्कर को ये बताया जाता है ना राना साहब के जीतना तो हमने है, जो आप जो मर्जी कर लें, तो वो अच्छा खासा डेंट डालता है। ये चीज़ बड़ी इम्पैक्ट डालती है वोटर के जहन पे। जब वो उसे पता है तो जितना जो है को नहीं फिर फ़ायदा की ये बात जो जब वोटर के जहन में आ जाए तो लोग कई दफ़ा वोटर निकलता ही नहीं है वोट डालने, और कई दफ़ा वो ज्यूम कर लेता है कि जीतना तो उसने, फिर मैं वोट डालूँ भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सिचुएशन, अगर यही सिचुएशन प्रवेल कर जाती है तो नून पीटीआई के लिए हक में अच्छा नहीं होगा, नून लीग के हक में अच्छा होगा। जी राना साहब। अहमद, मेरा नहीं ख्याल कि अभी अवाम इतनी बेवकूफ़ है। पेट्रोलियम प्राइसेस जो नीचे आई हैं, जैसे कि डॉलर की प्राइस कम हुई, एक ये रीज़न भी है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी प्राइस कम हुई है। लेकिन आप ये भी देखें कि सुनने में ये आ रहा है कि जो गैस की प्राइसेस हैं वो 100% वो बढ़ा रहे हैं। तो अगर गैस की प्राइसेस 100% बढ़ जाएंगी और नवाज शरीफ साहब भी ऊपर से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये तो गेम बहुत ख़राब हो जाएगी। तो अगर इसका डिस्क्रेडिट भी फिर पीडीएम और नून लीग को उठाना पड़ेगा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं इस पर भी मुझे थोड़ा सा शक ही है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उनको जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि वो इमरान खान साहब के अडयाला जेल में नेबर होंगे और वो दोनों इकट्ठे वहाँ से बैठकर अपनी अपनी पार्टी को लीड करेंगे। पाकिस्तान इंडिया से जो मैच हारा, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल बम्बार्टमेंट का शिकार है। हर कोई उन पर बड़ी तनकीद कर रहा है, मैंने भी की। मैं खुद समझता हूँ कि इमामुल हक और बाबर आजम इन दोनों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। इमामुल हक को तो खैर बिल्कुल फारिग कर देना चाहिए, और बाबर आजम को थोड़ी सी आज़ादी दी जानी चाहिए बाय द मैनेजमेंट, बाय द कोच, और उनको चाहिए कि वो उसको थोड़ी सी कप्तानी को एक्सरसाइज करने का मौका दें। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आने वाले ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या फ्यूचर है? जी राना साहब, आज दूसरा तीसरा दिन है पाकिस्तान को इंडिया से मैच हारे हुए। 2 मैच और भी गुजर चुके हैं। आज भी ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कल अफगानिस्तान ने अपसेट कर दिया इंग्लैंड के खिलाफ। तो मैच जारी है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हर तरफ से मशवरे मिल रहे हैं, आप ये कर लें, आप ये कर लें, फलां की फिटनेस ठीक कर लें। जब टीम जीतती है तो फिर मशवरे नहीं दिए जाते, उस वक्त भी मशवरे देना बेहतर होता है, ताकि उस वक्त भी खामियां तो होती हैं और हर टीम को हर वक्त इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। यही टीम थी जिसने सिर्फ शायद 1-2 खिलाड़ियों का फ़र्क होगा जिसने इंडिया को पहले हराया भी था। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जो खामियां बताई जा रही हैं वो वाकई टीम में होंगी, उनको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। हर वक्त हर टीम 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। हर सिचुएशन, कह लें कि ग्राउंड, हर टीम मुख्तलिफ होती है। आज कहीं एक बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट कि आपको 11 टीमों के खिलाफ खेलना पड़ता है, हर दफ़ा नए बॉलर होते हैं। तो आप उसमें ट्राई ये करें, ऐसे बॉलर जो नॉर्मली बॉल नहीं करते उनको 1-2 को दरमियान में आजमा लें जब बाकी बॉलर काम ना कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनको खेला नहीं होता, उनको पता नहीं होता उनकी बॉल कैसी आएगी, तो वो फिर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं।
तो इस तरह के तजर्बे भी टीम कर सकती और पहले भी करते रहे। सीरीज़ में ये होता है, या जब आप कोई और दूसरा टूर्नामेंट खेल रहे हो जिसमें एक से ज़्यादा मैच हो टीमों के खिलाफ, तो लोग तैयारी कर लेते हैं, सीरीज़ में भी तैयारी कर लेते हैं, अब ये टीम ऐसे करती है तो हम ऐसे कर लेंगे। तो टूर्नामेंट में नॉर्मली जैसे वर्ल्ड कप का है, 11 मैच है, हर 11 टीमें हैं, 10 मैच हैं, तो हर टीम के साथ नया मैच, हर नई टीम, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। प्रिपेयर भी, तैयारी भी, मेहनत भी ज़्यादा, और बॉलिंग में भी ज़्यादा वेरिएशन लाने की ज़रूरत होती है, बैटिंग में भी ज़रा तहम्मुल के साथ खेलना होता है। आते ही छिक्का चौका हम नहीं मारते, बल्कि देख लेते हैं बॉल कैसे पड़ रही है, विकेट कैसे जा रही। तो बहरहाल टीम को परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की ज़रूरत भी है और जीतने की भी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला टीम को भी जिताए और वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को जिताए, ये तो हमारी दुआ है, और इंशाल्लाह जिताएगा भी। जी राना साहब। ख़वातीन हज़रात, फ़रख हबीब साहब उस वक़्त सच कह रहे थे जब वो इमरान खान साहब के झंडे के नीचे थे, या आज जब वो जहांगीर तरीन साहब के झंडे तले मौजूद हैं, आज वो ठीक कह रहे हैं। इसका फैसला तो आप ही करेंगे। क्या फ़रख हबीब साहब अपने हलके में जाकर अपने पीटीआई के वर्करों को फेस करने के लिए और उन यंग लड़कों को फेस करने के लिए तैयार हैं? जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। मुझे आजकल की ये जो सियासी लॉट है, सियासतदानों की जो एक ब्रीड है, मुझे उससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। मुझे अगर अच्छी उम्मीद है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज़रूर है। मैं और आप सब, हम सब उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंडिया से हारने के बाद ज़रूर दोबारा परफॉर्म करेगा, दोबारा फॉर्म में आएगा। इमाम उल हक साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हुन बस करो, साड़ी जान छड़ दो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप खैराबाद कह दें, मेहरबानी करें, अपने मामू से कहें कि आपको पाकिस्तान वापस भेज दें। जहाँ तक हमारे कप्तान साहब की बात है, तो प्लीज़ अपनी कप्तानी की जो ताकत है उसको एक्सरसाइज करें, लीडरशिप दिखाएं। आप अपनी टीम को बकअप करके साथ लेकर चलें। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास बेहतरीन बॉलर हैं, आपके पास बेहतरीन बैट्समैन हैं, और आप किसी भी किस्म का रन चेज करने में, और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बड़े से बड़ा रन बनाने के आप अहल हैं। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, और हम इंशाल्लाह वो दिन देखेंगे जब आप हिंदुस्तान की सरजमीन से वर्ल्ड कप हमारे लिए जीत कर आएंगे। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।